गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं ऋषभ जैन आपका इंजीनियर्स बग्स यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था फर्स्ट ऑफ ऑल कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल कौन कौन से टाइप के होते हैं। उसमें हमने ब्रिटल मटेरियल पढ़ा था, रिजिड मटेरियल पढ़ा था और पढ़ा था हमने प्लास्टिक मटेरियल। देन उसके बाद फिर हमने प्रॉपर्टीज, जो भी मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में डिस्कस किया था, जैसे कि इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, टफनेस, हार्डनेस, ठीक है, मेलेबिलिटी, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। इसी के बिहाफ पे अब जब हम नेक्स्ट जो 3 प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारी, एक तो है फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरी हमारी स्टिफनेस और तीसरी हमारी स्ट्रेंथ। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी को हम बोलते हैं नम्यता, स्टिफनेस को बोलते हैं हम दुर्नम्यता और हम स्ट्रेंथ को बोलते हैं सामर्थ्यता। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम फ्लेक्सिबिलिटी की। तो मान लीजिए एक हमारी सॉलिड बॉडी है और उसके ऊपर मैंने कोई फोर्स लगाया और उसके ऊपर फोर्स या मैंने कोई लोड लगाया है, तो उसकी वजह से उसके अंदर जो डिफ्लेक्शन हुआ है, ओनली फॉर डिफ्लेक्शन के बारे में बात करें, और जैसे ही मैंने वहां से उस लोड को रिमूव किया है तो वो जो डिफ्लेक्शन हुआ है वापस से वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए या ओरिजिनल साइज में आ जाए, तो वो कहलाती है उस मटेरियल की फ्लेक्सिबिलिटी। क्या कहलाती है? फ्लेक्सिबिलिटी, या फिर किसी क्या कहते हैं इसे, नम्यता। एक बार मैं इसे रिपीट कर देता हूं। मान लीजिए कोई एक मेरा पदार्थ है, उसके ऊपर मैंने कोई एक बल को अप्लाई किया है या फिर कोई फोर्स को लगाया है, तो फोर्स के लगाने के बाद क्या वो एक डिफ्लेक्शन शेप में आया है, डिफ्लेक्शन या फिर बोल सकते हैं एक कर्व शेप के अंदर आया, और जैसे ही हमने उसके ऊपर से लोड को हटाया तो वो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चल जाए, दैट मींस वो क्या कहलाएगा? हमारा फ्लेक्सिबिलिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फ्लेक्सिबिलिटी, या फिर क्या कहते हैं इसे हम नम्यता कहते हैं। ठीक है, मैंने बोल दिया कि अप्लाइंग लोड ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसके ऊपर जैसे ही हम कोई लोड को अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा? डिफ्लेक्टेड शेप में हो। डिफ्लेक्टेड शेप मतलब दैट में होता है वो कर्व सेगिंग में भी हो सकता है, होगिंग में भी हो सकता है, उसका कर्व नीचे भी बन सकता है और ऊपर की ओर भी बन सकता है। ठीक है, देन जैसे ही मैं वहां पे लोड को वापस से रिटर्न करूंगा, वैसे ही मैं जैसे हटाऊंगा तो वापस से वो कौन सी शेप में पहुंच जाएगा? ओरिजिनल साइज एंड शेप पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई मेरी फ्लेक्सिबिलिटी की। किसकी बात हुई? फ्लेक्सिबिलिटी की। सेकंड में जो बात करता हूं वो है मेरी स्टिफनेस। किसकी बात करता हूं मैं? स्टिफनेस। ये भी सेम वही पार्ट है जिसके अंदर क्या होता है कि यदि मैं कोई लोड अप्लाई करता हूं तो बट वो स्टिफ, पर वो हमारा डिफ्लेक्टेड शेप में नहीं जाएगा। वो डिफ्लेक्टेड शेप की बजाय वो क्या होगा? बेंड होगा। कोई भी शेप में वो बेंड हो सकता है, लेकिन जैसे ही जब आप लोड को रिमूव करोगे तो वापस से कौन सी शेप में आ जाएगा? ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। रेजिस्टेंस टू बेंडिंग, बेंड होगा, लेकिन वो क्या करेगा? परमानेंट बेंड नहीं हो पाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि वो परमानेंट बेंड नहीं हो पाएगा और वो वापस से अपनी ओरिजिनल साइज एंड शेप, जो उसकी पुनः जो प्रारंभिक अवस्था है उसके अंदर पहुंच जाएगा। ठीक है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस बस यही है। फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर क्या होता है कि वो डिफ्लेक्टेड शेप में बनता है, एक सेम पैटर्न के अंदर वो फॉलो होता हुआ कंटिन्यूअसली चलता जाता है, और एक जबकि इसके अंदर हमारा हुआ स्टिफनेस के अंदर क्या होता है कि ये कौन सा होता है? बेंड, कहीं से बेंड हो जाता है, लेकिन वो परमानेंट बेंड नहीं होता है। तो इसलिए मैंने बोला है कि ये क्या करता है? रेजिस्टेंस करता है बेंडिंग के अंदर, रेजिस्ट करता है, रोके रखता है उसे। यदि ऐसा करता है तो ये क्या कहलाता है? उसकी, उस पदार्थ की क्या कहलाती है? स्टिफनेस कहलाती है। क्या कहलाती है? स्टिफनेस। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड है वो है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बात करता हूं कि मैंने कोई भी मटेरियल को यूज किया, अब उस मटेरियल को यूज किया तो मुझे उसकी एक चीज पता होनी चाहिए कि वो कितना लोड बियर कर सकता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना लोड बियर कर सकता है, हाईएस्ट अधिकतम से अधिकतम वो कितना भार ले सकता है, उसी के बिहाफ पे हम उसको डिजाइन करें। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई एक मेरा मटेरियल है, जैसे मान लीजिए मेरा मटेरियल है, ये लोड जो ले सकता है ये ओनली फॉर 1000 न्यूटन तक का ले सकता है। दैट मींस मैं इसके ऊपर 999.99 न्यूटन का मैं कितना भी लोड इसके ऊपर लगा सकता हूँ, 1000 तक का लगा सकता हूँ, लेकिन मैंने 1000 से 0.1 भी इसके ऊपर ज्यादा इंक्रीज किया तो ये जो मेरा स्ट्रक्चर है, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ये क्या हो जाएगा? मेरा फेलियर हो जाएगा। तो हमने क्या बात करी है इसके अंदर कि जो स्ट्रेंथ होती है, फिर सामर्थ्यता जो होती है, वो मैक्सिमम स्ट्रेस, ठीक है, जब मैं उसके ऊपर लोड लगाऊंगा तो उसके ऊपर अंदर से स्ट्रेस जनरेट होगी जो कि उस फोर्स को रजिस्ट करे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये फोर्स लगाया तो ये क्या हुआ? इसके अंदर से क्या हुई? एक रेजिस्टेंस हुआ, और उसने क्या किया? इस फोर्स को, मेरे फोर्स को क्या रखा? रोके रखा। अदरवाइज क्या होता है? ये जो बोर्ड था ये क्या होता है? फेलियर हो जाता है। ठीक है, तो इस बिहाफ पे मैं बात करूं तो क्या होता है कि जो मैक्सिमम स्ट्रेस है, दैट द मटेरियल कैन रेजिस्ट बिफोर द डिफॉर्मेशन, वो स्ट्रेस या वो स्ट्रेंथ जो कि मैक्सिमम है कि वो डिफॉर्मेशन से पहले क्या करती है? बियर करती है। हमें डिजाइन भी उसी बिहाफ पे करना है कि वो एक मैक्सिमम लोड पे चल जाए, लेकिन उससे ज्यादा
नहीं जा पाएगा। अदरवाइज यदि वो चल गया, उससे ज्यादा यदि हमने उसके ऊपर लोड प्रोवाइड कर दिया या लोड हमने दे दिया है, तो वो क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज क्या कहलाती है, उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहलाती है। तो हमें हर मटेरियल के बारे में एक चीज हमें पता होनी चाहिए कि वो कितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोड ले सकता है। उससे पहले के लिए अल्टीमेट लोड होगा हो तो, बट हम उससे पहले के लिए ही डिजाइन करें। हम ये नहीं है कि उसके हाईएस्ट पॉइंट पे जाके हम डिजाइन करें, नहीं, हम क्या लेके चलते हैं, कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं। यदि वो 1000 ले रहा था, हम ओनली फॉर 500 के लिए डिजाइन करेंगे, 750 के लिए डिजाइन करेंगे, 250 के लिए डिजाइन करें, लेकिन कभी भी हम 1000 से अबव नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज क्या कहलाती है, हमारी सामर्थ्यता कहलाती है। ठीक है, तो ये मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार और आपको रिपीट कर देता हूं कि एक तो होता है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी, इसके अंदर क्या होता है, डिफ्लेक्टेड शेप बनता है। सेकंड वन ये होती है हमारी स्टिफनेस, जिसे हम क्या बोलते हैं, धुंडम्यता बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, बेंडिंग शेप में होता है। कोई बेंड हो जाता है, लेकिन क्या होता है, वो कोई परमानेंट बेंड शेप नहीं ले सकता। उसको क्या करता है, रेजिस्ट करता है, रोके रखता है कि मैं बेंड नहीं हुआ, दैट्स इट। और थर्ड वन क्या हमारी स्ट्रेंथ हुई, जो कि हमारी क्या होती है, सामर्थ्यता होती है। सामर्थ्य क्या के अंदर मैंने बताया आपको कि यदि कोई लोड मैंने उसके ऊपर अप्लाई किया है, तो वो कौन सा लोड है, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोड है जो कि बियर कर सकता है। उससे ज्यादा यदि हमने उसके ऊपर बियर करा है, उसके ऊपर लगाया है, तो वो क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। तो हमें एक मैक्सिमम लोड पता होना चाहिए कि हाँ ये इतना लोड बियर कर सकता है, तो वही जो लोड है वो क्या कहलाएगी, उसकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहलाएगी। ठीक है, तो ये 1 2 3 इससे पहले हमने बिफोर लेक्चर के अंदर हमने पहले डिस्कस किया था। इससे पहले वाले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा मटेरियल था उसकी प्रॉपर्टी क्या थी, प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, टफनेस, हार्डनेस, मेलेबिलिटी, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। देन इसके बाद अब हमने आज जो ये पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, फ्लेक्सिबिलिटी पढ़ा है, स्टिफनेस पढ़ा है, और क्या पढ़ा है हमने, स्ट्रेंथ पढ़ा है। अब मैं आगे स्टार्ट करने जा रहा हूं कि हमने ये चीज तो पढ़ ली, उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं कि हम उसके ऊपर लोड कौन कौन से टाइप से आ सकते हैं। यदि हमने एक बात तो पता पड़ गई कि हमने यदि कोई मटेरियल लिया और मटेरियल भी जो हमें इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना है वो कैसा पढ़ना है, सॉलिड मटेरियल पढ़ना है। कौन सा मटेरियल पढ़ना है, सॉलिड मटेरियल पढ़ना है, और उसकी ये प्रॉपर्टी होती है। अब उसके बिहाफ पे हम देखेंगे कि जो हम अप्लाई लोड करेंगे, पहले एक बार हम अप्लाई लोड पढ़ लेंगे, उस लोड कौन कौन से टाइप के लोड अप्लाई होते हैं। देन उसके बाद उसके अंदर स्ट्रेस पढ़ेंगे, कौन कौन सी स्ट्रेस होती है, कौन कौन सी स्ट्रेन होती है। उसके बाद जाके हम किसके बारे में डिस्कस कर पाएंगे कि उसमें क्या क्या डिफॉर्मेशन होता है, और उसी के बिहाफ पे तो हम आगे जब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को डिजाइन करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट है कि डिफरेंट टाइप्स के कौन कौन से लोड हो सकते हैं। लोड भी दो टाइप के होंगे, एक तो हमारे नेचर वाइज हो सकते हैं या फिर उसका खुद का सेल वेट हो सकता है, और एक जो होता है वो लोड होगा हमारा कौन सा, अप्लाइंग लोड होगा। कौन सा होगा, अप्लाइंग लोड होगा। जब मैं उसके ऊपर कोई फोर्स लगाऊंगा तो वो कौन कौन से लोड अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो हमने पहले पढ़ चुके हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड। हम जो बॉडी के ऊपर या स्ट्रेंथ ऑफ जो मटेरियल के अंदर हम जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसके अंदर हम कौन कौन से टाइप्स को देखेंगे, कौन कौन से टाइप्स के लोड लगेंगे, तो उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो उसके अंदर हमारा जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड है या बलों के जो प्रकार है, उसके अंदर जो पहला लोड होता है वो होता है हमारा कौन सा लोड, डेड लोड होता है। कौन सा लोड होता है हमारा, डेड लोड होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अचल भार होता है। अब ये जो मेरा डेड लोड है, ये डेड लोड होता कैसा लोड है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो डेड लोड जो होता है वो क्या होता है, उस स्ट्रक्चर का, उस बॉडी का जो खुद का जो सेल्फ वेट होता है, जो खुद का जो स्वयं का भार होता है, वो जो लोड होता है वो लोड क्या कहलाता है, उसका डेड लोड कहलाता है, या फिर क्या कहलाता है, अपना अचल भार। या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, सेल्फ वेट होता है। ठीक है, सेल्फ वेट ऑफ बॉडीज। ठीक है, तो ये क्या होता है, खुद का जो होता है उस बॉडी का या उस स्ट्रक्चर का क्या हो सकता है, हमारा सेल्फ वेट होता है। क्या होता है, सेल्फ वेट होता है। अब देखो मैं आपको बताता हूं सेल्फ वेट कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि जो सेल्फ वेट होगा, या फिर हम बोल सकते हैं उसका स्वयं का जो भार होगा, ठीक है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो सेल्फ वेट होता है, या फिर इसे हम क्या बोल सकते हैं, यूनिट वेट बोल सकते हैं। ठीक है, अब यूनिट वेट या सेल्फ वेट, ठीक है, तो हमें कैसे निकालना है इसको कि वेट अपॉन में क्या बोलते हैं अपन इसको, वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे, वेट अपॉन में क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। वेट क्या होता है, मेरा भार होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, हमारा आयतन होता है। ठीक है, अब मुझे करना है, यदि मुझे को पता हो कि जैसे मेरा आरसीसी स्ट्रक्चर है
उसका स्वयं का भार या सेल्फ वेट कितना है, तो उसके बिहाफ पे मैं किसको कैलकुलेट कर सकता हूँ, भार को निकाल सकता हूँ। किसको निकाल सकता हूँ, उसके वेट को निकाल सकता हूँ। और यदि मैंने इसके वेट को निकाल लिया है तो उससे मुझे बेटर होगा कि मुझे क्या पता पड़ जाए, और जो उसका जो वेट होगा वही चीज क्या कहलाएगी, अपनी डेड लोड कहलाएगी, या फिर क्या कहलाएगी, हमारी अचल भार कहलाएगी। ठीक है, तो देखो मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि हमारा 25 आरसीसी का जो यूनिट वेट होता है, आरसीसी का यूनिट वेट कितना होता है, आरसीसी का यूनिट वेट होता है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब कर दिया। ठीक है, अब इक्वल टू में क्या किया, मेरा जो भार था वो कितना था, मेरा भार कोई भी मेरे को जो वेट निकालना है वो मुझे तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, और इस वॉल्यूम, ये वॉल्यूम मैंने बोल दिया वी। अब वी के अंदर जैसे यदि कोई मेरा रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है तो हम क्या कर देंगे, एल इंटू बी इंटू एच कर देंगे, उससे हम कैलकुलेट कर देंगे कि भैया उसका आयतन कितना है। और इस आयतन को यदि मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, उसके यूनिट वेट से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मैं किसको कैलकुलेट कर लूंगा, मैं कैलकुलेट कर लूंगा किसके भार को, स्वयं के उसके भार को, या फिर अचल भार को मैं क्या कर लूंगा, कैलकुलेट कर लूंगा। तो पहला जो लोड है वो कौन सा लोड है, हमारा डेड लोड है। अब सेकंड के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इसी भी आप पे कैलकुलेट करते हुए चलते हैं। डेड लोड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल के लिए डिफरेंट डिफरेंट यूनिट वेट होता है। मैं आपको बाद में लेक्चर में भी, जब हम इसको आरसीसी के अंदर पढ़ें, तब मैं आपको पूरा कंप्लीटली बताऊंगा कि कौन कौन से मटेरियल का कौन क्या क्या यूनिट वेट होता है। ठीक है, जैसे कि हमारा आरसीसी का होता है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है, पीसीसी का 24 होता है, स्टील की बात करूं तो 78.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। तो जैसे भी जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल होते हैं तो उनका अलग अलग यूनिट वेट होता है। ठीक है, सेकंड में बात करता हूं इसके अंदर जो हम लोड पढ़ रहे थे, डिफरेंट टाइप्स के लोड पढ़ रहे थे, उसके अंदर जो दूसरे टाइप का जो लोड होता है वो लोड होता है हमारा खुद क्या होता है, लाइव लोड होता है। क्या लोड होता है, हमारा लाइव लोड होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, चल भार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चल भार। ठीक है, तो अब ये क्या लोड होता है, ये लोड वो लोड होता है जो एक्चुअल में किसी बॉडी के ऊपर क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये मेरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये जो इसका जो खुद का वेट है वो तो क्या कहलाएगा, हमारा डेड लोड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डेड लोड कहलाएगा। लेकिन मैंने इसके ऊपर यदि कोई लोड को अप्लाई किया है, क्या किया है, मैंने कोई लोड को अप्लाई किया है, तो वो कौन सा लोड कहलाएगा, मेरा लाइव लोड कहलाएगा। कौन सा लोड कहलाएगा, लाइव लोड कहलाएगा, या फिर जिसे हम क्या बोलते हैं, चल भार बोलते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, बड़े स्ट्रक्चर के अंदर ज्यादा लोड आएगा। ठीक है, यदि हमारा कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो वहां पे कम लोड आएगा। ठीक है, कंडीशन और यह भी हो सकती है कि या तो लोड वो स्टैटिक भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, मूवेबल भी हो सकता है। ठीक है, तो इसी के भी आप पे हम डिस्कस करेंगे। तो ये लाइव लोड क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, उसके ऊपर जो अप्लाइंग लोड होता है, उस बॉडी के ऊपर क्या होता है, अप्लाइंग जो लोड होता है, वही लोड क्या होता है, हमारा अप्लाइंग लोड जो होता है, जो हम लोड लगा रहे हैं, वही लोड क्या कहलाएगा, हमारा लाइव लोड कहलाएगा। क्या लोड कहलाएगा, हमारा लाइव लोड कहलाएगा। ठीक है, थर्ड बात करते हैं हम किसके बारे में, थर्ड जो लोड है वो है हमारा विंड लोड। कौन सा लोड है, हमारा विंड लोड। ठीक है, देखो विंड लोड क्या होता है, जैसे नॉर्मली हम जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है ये डिजाइन करते हैं, छोटे हाइट की यदि हम बिल्डिंग डिजाइन करते हैं तो वहां पे हम किसको कंसीडर नहीं करते हैं, विंड लोड को कंसीडर नहीं करते। लेकिन जब हम हेवी स्ट्रक्चर बनाए होते हैं, लार्ज हाइट के हम यदि कोई स्ट्रक्चर बनाए होते हैं, या फिर उस जोन में हम यदि स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं जहां पे कि विंड स्पीड बहुत ज्यादा है, तो वहां पे हमें किस लोड को भी कंसीडर करना होता है, वो होता है हमारा विंड लोड। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड ने भी डिफरेंट डिफरेंट जोन में पूरे इंडिया को डिवाइडेड किया हुआ है, उसकी वहां की विंड स्पीड के बिहाफ पे अलग अलग जोन में इंडिया को डिवाइड किया हुआ है। उसी के बिहाफ पे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि उसके ऊपर यदि हम कोई स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं तो वहां पे विंड लोड कितना आ रहा है, उस लोड के रजिस्ट करने के लिए ही हम उसको क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे कि उस लोड को वो क्या कर सके, रजिस्ट कर सके। ठीक है, तो ये तो हो गया विंड लोड, जिसके अंदर क्या होता है, हमारा एक तरह से आप बोल सकते हो कि जितनी भी हवाएं चलती है उसके बिहाफ पे हमारा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, बहुत सी बार वो स्वे कर सकता है, वो मूवमेंट कर सकता है, वो क्या हो सकता है, डिफ्लेक्ट हो सकता है। तो उसको रजिस्ट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार हम पहले विंड लोड को कैलकुलेट कर ले, उसका डिफॉर्मेशन कितना हो रहा है, या फिर वो हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर कितना इफेक्ट दे रहा है,
कितना इफेक्ट दे रहा है, उसी के बिहाफ पे हम क्या करेंगे, उसको डिजाइन करें, उतना आप फोर्स को क्या कर सके, वो रजिस्ट कर सके। ठीक है, जैसे मैं बात करूं जयपुर के अंदर, तो जयपुर की जो विंड स्पीड है वो कितनी है, 48 किलोमीटर पर हावर की है। इसके अलावा भी और दूसरे रीजन में दूसरे बिहाफ पे इसको क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। ऑल अराउंड ये कह सकते हैं कि जो विंड लोड जो है, इसके अंदर जो इंडिया के अंदर जो विंड जोन डिवाइड किए हुए हैं, वो टोटल 6 विंड जोन डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, फोर्थ जो होता है वो होता है हमारा आइस लोड होता है। कौन सा लोड होता है, आइस लोड होता है। ठीक है, आइस लोड की बात करें तो ये कहां पे अप्लाई होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूं। आइस लोड जो होता है वो होता है हिली एरियाज पे, जहां पे स्नोफॉल होने की कंडीशन होती है, वहां पे क्या लोड अप्लाई होता है, हमारा आइस लोड अप्लाई होता है। मान लीजिए कोई हमारा एक डैम है जो कि हमारे किसी हिली एरिया में बना हुआ है, और वहां पे यदि कोई वहां पे जो वाटर स्टोरेज है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाए, आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाए, तो वो हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर लोड को अप्लाई करेगा। तो हमें इस बिहाफ पे डिजाइन करना है कि वो लोड को क्या कर सके, बियर कर सके। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा लोड होता है, हमारा आइस लोड हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हमारा बर्फी भार हो जाएगा हिंदी में, और ये कौन सी है, हवाई भार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यदि मैं बात करूं, लास्ट जो है इसके अंदर, वो है हमारा कौन सा है, फिफ्थ जो है अर्थक्वेक लोड। ठीक है, अर्थक्वेक लोड या फिर भूकंपीय भार। ठीक है, अब ये क्या होता है कि इसी बिहाफ पे, जैसे मैंने आपको बोला है कि जो हमारा विंड लोड है, इसको भी हमने डिफरेंट रीजन में डिवाइड किया। इसी बिहाफ पे हमने जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड है, उसने भी क्या किया हुआ है कि पूरे इंडिया के मैप को एक अलग अलग रीजन के अंदर क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है कि कौन सा जोन में कितने स्पीड तक की हमारे अर्थक्वेक आ सकता है, और उसी के बिहाफ पे हमें डिजाइन करना होता है। तो ये कौन सा लोड होता है, हमारा अर्थक्वेक लोड होता है। कौन सा लोड होता है, अर्थक्वेक लोड होता है, जो कि हमारे किसको रजिस्ट कर सके, उस भूकंपीय लोड को, या सेस्मिक लोड। इसको कौन सा लोड बोलते हैं, सेस्मिक लोड भी बोलते हैं, और होता तो एक्चुअली हिंदी में तो ये बोलेंगे भूकंपीय भार बोलते हैं। तो इस लोड को क्या कर सके, रजिस्ट कर सके। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि कौन कौन से लोड होते हैं। एक तो होता है हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल डेड लोड होता है। ठीक है, डेड लोड मैंने मिटा दिया, एक बार मैं आपको लिख देता हूँ कि पहला जो लोड होता है उसके बारे में मैंने डिटेल बताई दिया आपको। ठीक है, एक तो लोड होता है हमारा, कौन सा लोड होता है, डेड लोड होता है। ठीक है, दूसरा जो लोड होता है वो कौन सा लोड होता है, हमारा लाइव लोड होता है, जो कि हमारा क्या होता है, चल भार होता है, या अचल भार होता है। विंड लोड होता है, जो कि मैंने बोल दिया हवाई भार होता है। फिर फोर्थ जो होता है वो कौन सा लोड होता है, आपका आइस लोड होता है। और जो फिफ्थ होता है वो कौन सा होता है, आपका अर्थक्वेक लोड या सेस्मिक लोड भी बोल सकते हो। और ये कौन सा भार होता है, हमारा भूकंपीय भार होता है। अब मैं आपको पहले एक बहुत छोटी सी चीज समझाना चाह रहा हूँ, जो कि हम आगे जब डिजाइन करेंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा है, विंड लोड और अर्थक्वेक लोड। विंड लोड और अर्थक्वेक लोड दोनों ही स्ट्रक्चर के कैसे लगते हैं, लेटरली लगते हैं। कैसे लगते हैं, लेटरली अप्लाई होते हैं। और जनरली हम एक चीज कंसीडर करके चलते हैं कि यदि एक साथ दोनों लोड कभी भी नहीं लगेंगे, ठीक है, तो हम या तो किसको कंसीडर करेंगे, विंड लोड को कंसीडर करेंगे, या फिर किस लोड को कंसीडर करेंगे, अर्थक्वेक लोड को कंसीडर करेंगे। दोनों में से जो मैक्सिमम होगा, जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैंने एक वाटर टैंक को डिजाइन किया, वहां पे यदि मैं जब विंड लोड को कैलकुलेट कर रहा हूं, तो एक बार तो मैं किसको कैलकुलेट करूंगा, विंड लोड को, कि उसके ऊपर विंड लोड कितना आ रहा है। ठीक है, दूसरी चीज फिर मैं किसको कैलकुलेट करूंगा, अर्थक्वेक लोड को डिजाइन करूंगा। अब इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उसको मैं कंसीडर करके उस स्ट्रक्चर को डिजाइन करूंगा। मैं दोनों को ही ऐड कभी नहीं करूंगा, दोनों को एक साथ लेके चलूंगा। क्यों, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी जो है वो कैसी है, लेटरली फोर्स लाती है। कैसे फोर्स लाती है, जैसे मान लीजिए ये मेरा कोई स्ट्रक्चर है, तो उसके ऊपर कैसे फोर्स लाती है, ऐसे लेटरली फोर्स लाएगी। ठीक है, तो उस फोर्स को रजिस्ट करने के लिए, और हम ये कंडीशन लेके चलते हैं कि दोनों के दोनों जो फोर्स है वो कभी भी एक टाइम पे नहीं आएंगे। ठीक है, तो हम इन दोनों में से जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोड है, उस लोड को कंसीडर करके हम किसको डिजाइन करेंगे, स्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो आप जब डिजाइन करो तो उसके अंदर पहले आप एक बार विंड लोड को डिजाइन करते हैं, फिर हम एक बार किसको करते हैं, अर्थक्वेक को कैलकुलेट करते हैं। विंड लोड को कैलकुलेट करेंगे, अर्थक्वेक लोड को कैलकुलेट करेंगे, और उसमें से जो हमारा मैक्सिमम होगा उसी लोड को लेके हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो ये तो क्या हुआ, हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड हुए कि कौन कौन से लोड होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको क्या बताऊंगा कि ये जो लोड होते हैं, इस लोड की वजह से क्या होता है कि ये जो उस बॉडी पे लगेंगे तो वो अलग अलग नेचर के लगेंगे। ठीक है, नेचर वाइज भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। वो चाहे टेंसाइल फोर्स हो सकता है, वो चाहे हमारा कंप्रेसिव फोर्स हो सकता है,
या वो चाहे तो वो कौन सा हो सकता है, हमारा शेयर फोर्स हो सकता है। कौन सा फोर्स हो सकता है, शेयर फोर्स हो सकता है। ठीक है, तो मैंने बोला कि जो हमारा टेंसाइल फोर्स है, उस टेंसाइल फोर्स को तो हम बोलते हैं, कौन सा बोलते हैं, हमारा तनन भार बोलते हैं। कौन सा भार बोलते हैं, तनन भार बोलते हैं। ठीक है, संपीड़न भार कंप्रेसिव फोर्स को बोलते हैं, और जो हमारा शेयर फोर्स है उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा कर्तन बल बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, कर्तन बल बोलते हैं। ठीक है, तो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड को हमने एक बार पहले स्टडी कर लिया। अब मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। ठीक है, अब इसके बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, अप्लाइंग लोड के बिहाफ पे हम बात करेंगे कि यदि मैं अप्लाइंग लोड करता हूं, अप्लाइंग नेचर के बिहाफ पे हम डिस्कस करते हैं कि लोड कितने टाइप के होता है। ठीक है, अप्लाइंग लोड के बिहाफ पे जो हमारे लोड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं जो उस बॉडी पे अप्लाइंग होंगे। अप्लाइंग लोड्स के बिहाफ पे कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो पहला जो लोड होगा, ठीक है, पहला जो लोड होगा वो कौन सा होगा, हमारा टेंशन फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा, हमारा टेंशन फोर्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, तनन, क्या बोलते हैं इसे हम बोलते हैं तनन बल। क्या बोलते हैं, तनन बल। ठीक है, पहले मैं एक बार पहले तीनों नाम लिखा देता हूं, फिर वन बाय वन अपन इसको डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो दूसरा जो होता है वो हमारा कौन सा होता है, कंप्रेसिव फोर्स। क्या होता है हमारा, कंप्रेसिव फोर्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, संपीड़न बल। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा तीसरा होता है वो कौन सा होता है, हमारा शेयर फोर्स। हमें इन तीनों के बारे में डिस्कस करना है, क्योंकि सॉलिड बॉडी पे या तो वो किस नेचर का लग सकता है, या तो उसका नेचर कैसा हो सकता है, तनन बल वाला हो सकता है, या उसका नेचर कैसा हो सकता है, संपीड़न बल वाला हो सकता है, या उसका नेचर जो हो सकता है वो कैसा हो सकता है, शेयर फोर्स वाला हो सकता है, कर्तन बल वाला हो सकता है। कौन सा हो सकता है, इसे हिंदी में बोलते हैं कर्तन बल, या फिर क्या बोलते हैं अपन इसे, अनुप्रस्थ। ठीक है, एक नाम और है अनुप्रस्थ, ठीक है, बल, या फिर एक और नाम क्या है इसका, स्पर्शीय बल। क्या नाम है इसका, स्पर्शीय बल। ठीक है, तो इन तीनों नाम से अपन हिंदी में बोलते हैं इसे। ठीक है, शेयर फोर्स को कर्तन बल, अनुप्रस्थ बल, और एक और क्या होता है मेरा, स्पर्शीय बल होता है। ठीक है, तो अपन वन बाय वन क्या लेंगे, एक एक को लेके चलेंगे और उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन स्टार्ट करते हैं, हमारा कौन सा है, हमारा टेंशन फोर्स। क्या है हमारा, टेंशन फोर्स। ठीक है, पहले मैं आपको पहले टेंशन फोर्स के पहले एक बार अपन डायग्रामेटिकली इसे समझ लेते हैं कि ये टेंशन फोर्स होता क्या है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये कोई मेरी एक बॉडी है। ठीक है, ये मेरी एक बॉडी हुई। ठीक है, अब एक चीज पहले समझ जाइए कि यहाँ पे क्या होगा, टेंशन फोर्स के अंदर हम जब भी लोड को अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, दो तरह से होता है। या तो हम उसको क्या कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, उसे पुश कर सकते हैं। पुल का मतलब तो होता है खींच सकते हैं, या फिर उसे क्या कर सकते हैं, पुश यानी तो होता है हमारा दबाना, और पुल यानी होता है खींचना। तो या तो हम उस बॉडी को क्या कर सकते हैं, खींचेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, उसे कंप्रेस करेंगे, या फिर क्या करेंगे, पुश करेंगे, क्या करेंगे, दबाएंगे। ठीक है, तो इस व्याप पे मैंने क्या किया, टेंशन फोर्स के अंदर क्या होता है कि जो फोर्स लगता है वो किस नेचर का लगता है, हमारा पुल। क्या करेंगे, इसे पुल करेंगे, या फिर इसे क्या बोलते हैं, इसे खींचेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने जब इसको खींचा, ठीक है, मैंने इसको फोर्स को लगाया और मैंने यहाँ पे पी फोर्स लगाया और मैंने इसको खींचा है। ठीक है, खींचने के बाद क्या होगा, खींचने के बाद क्या होगा कि इसकी जो डायमेंशन है वो क्या हो जाएगी, हमारी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, ये बढ़ेगी मेरी डायमेंशन। ठीक है, खींचा हमने तो इसकी डायमेंशन क्या हुई, हमारी बढ़ गई। ठीक है, ये डायरेक्शन बढ़ी। ठीक है, मैंने कल वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जिस डायरेक्शन में मेरा फोर्स होता है वो फोर्स कौन सी डायरेक्शन कहलाती है, हमारी लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन कहलाती है। कौन सी कहलाती है, हमारी लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँ कि इसकी लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली होगी, जिस डायरेक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, तो जब मैंने इसके ऊपर फोर्स को अप्लाई किया है तो इसकी कौन सी डायरेक्शन इंक्रीज होनी चाहिए, इसके अंदर जो इंक्रीज डायरेक्शन होती है, जो इंक्रीज होता है वो इंक्रीज क्या होता है, हमारा जो बढ़ता है वो क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनली बढ़ता है। कौन सा बढ़ता है, लॉन्गिट्यूडिनली। लॉन्गिट्यूडिनली क्या होता है, बढ़ता है। इंक्रीज क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल बढ़ता है। ठीक है, और क्या होता है,
जो हमारा डिक्रीज जो होता है, जो डिक्रीज होता है वो क्या होता है हमारा लेटरल डायरेक्शन। क्या होती है लेटरल डायरेक्शन जो होती है वो क्या होती है हमारी डिक्रीज होती है, जबकि जो हमारी लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन जो है वो क्या होगी इसके अंदर इंक्रीज होगी। ठीक है, क्यों? देखो जब मैंने इसको खींचा है तो ये क्या हुआ, इसकी लंबाई में तो वृद्धि होगी है, लेकिन जो इसकी जो चौड़ाई थी और जो इसकी मोटाई थी वो क्या होती जा रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। ठीक है, तो मैं बोला कि जो डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है वो डायरेक्शन क्या कहलाती है हमारी लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन कहलाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं अनुप्रस्थ नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे अनुदैर्ध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम अनुदैर्ध्य बोलते हैं। तो अनुदैर्ध्य डायरेक्शन तो क्या होगी उसकी बढ़ती जाएगी, जबकि उसकी जो पार्श्व वाली जो है पार्श्व, जैसे मैंने बोल दी उसकी लंबाई है वो तो क्या हो रही है बढ़ती जा रही है। बाकी की दो जो बची हुई है, एक तो है उसकी चौड़ाई और एक उसकी मोटाई, वो क्या होती जाएगी उसकी कम होती जाएगी। तो वो कौन सी होती है हमारी लेटरल डायरेक्शन में। लिख भी देता हूँ इसे तो अपन बोलते हैं पार्श्व। ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं अनुदैर्ध्य। क्या बोलते हैं इसे हम अनुदैर्ध्य। क्या बोलते हैं इसे हम अनुदैर्ध्य। ठीक है, तो टेंशन फोर्स के अंदर क्या होगा कि जब भी मैं लोड को लगाऊंगा तो लोड किस नेचर का होगा, पुल नेचर का होगा। कैसा होगा, मैं उसे खींचूंगा और खींचने के कारण क्या होगा कि उसकी लेंथ जो होगी, उसकी जो लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन है वो तो क्या होती जाएगी बढ़ेगी, जबकि जो उसकी लेटरल डायरेक्शन है वो क्या होती जाएगी कम होती जाएगी। वही चीज क्या कहलाती है हमारी टेंशन फोर्स कहलाता है। कौन सा फोर्स कहलाता है, टेंशन फोर्स कहलाता है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं इसके बाद, ये चीज तो हमें समझ में आएगी तनन बल होता क्या है। दूसरी बात करते हैं हम किसके बारे में, कंप्रेसिव फोर्स के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट, हम कंप्रेसिव फोर्स के बारे में। ठीक है, जो दूसरा जो होता है वो होता है हमारा कंप्रेसिव फोर्स। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं संपीड़न। क्या बोलते हैं हम इसे संपीड़न बल। अब देखो संपीड़न बल के अंदर क्या होता है। ठीक है, अभी ये चीज देख दो, इसे तो अपने पुराना लिखा हुआ है, इसे अपन भूल जाते हैं। इंक्रीज डिक्रीज, यहाँ भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा, लेकिन वो क्या होगा अपन उसे बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले जो हमारा जो होता था क्या होता था, टेंशन फोर्स के अंदर क्या होता था हमारा पुल होता था। क्या होता था, हम उस पर पुल करते थे, उसे खींचते थे। लेकिन जो अब हमारा कंप्रेसिव फोर्स जो होगा वहाँ पे क्या करेंगे, इसे हम कंप्रेस करेंगे या फिर क्या करेंगे हम इसे पुश करेंगे, इसे दबाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा पेन है, इसको मैं पहले क्या कर रहा था, टेंशन के अंदर क्या करते हैं पुल करते हैं खींचते हैं, और इस वाले में किस वाले में हमारे कंप्रेसिव फोर्स वाले में हम क्या करेंगे, इसको कंप्रेस करेंगे, दोनों को दबाएंगे। ठीक है, मतलब पुश कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पे जो हम फोर्स का जो नेचर होगा वो किस नेचर का होगा, पुश वाले नेचर का होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको कैसे करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारी कोई एक सॉलिड बॉडी है। ठीक है, अब इसको अपन खींच रहे हैं तो कुछ इस अकॉर्डिंग खींचेंगे। खींचने के कारण या फिर पुश करने के कारण क्या हुआ है, अब इसकी कौन सी डायरेक्शन या कौन सी डायमेंशन इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, ये मेरी डायमेंशन होगी कुछ इस टाइप से। ठीक, ये जो ब्लैक वाला है ये तो क्या है ओरिजिनल डायमेंशन है, और जैसे मैंने उसके ऊपर फोर्स लगाया तो वो किस में चेंज हुई, ये इस ब्लू में हुई। दैट मींस उसमें क्या हुआ कि जो डायरेक्शन जो थी, मैंने बोला था जिस डायरेक्शन में मेरा फोर्स लग रहा है वो कौन सी डायरेक्शन कहलाई, हमारी लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो उसकी लॉन्गिट्यूडिनल जो डायरेक्शन है, जो लॉन्गिट्यूडिनल जो डायरेक्शन है वो तो क्या हो रही है, उसकी डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जबकि उसकी जो लेटरल डायरेक्शन है, लेटरल जो डायमेंशन है वो क्या हो रही है, उसकी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो कंप्रेसिव फोर्स के अंदर क्या होता है, पुश होता है, पुश होता है। ठीक है, उसके अंदर हम उसे क्या करेंगे, दबाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंक्रीज होने वाली बात है वो तो कौन सी डायरेक्शन है, हमारी लेटरल डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन बोल दो, डायरेक्शन बोल दो उसकी, वो हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, डायरेक्शन है ना, और एक हमारी डायमेंशन बोल सकते हैं कि उसकी जो डायमेंशन है, ठीक है, वो जो हो रही है वो तो क्या हो रही है, हमारी इंक्रीज हो रही है। या फिर इसे हम क्या बोल सकते हैं, पार्श्व भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसे हम, पार्श्व बोल सकते हैं। ठीक है, सेकंड वन बात करूं मैं, कौन सी डिक्रीज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है इस बार कौन सा, हमारी लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन डिक्रीज हो रही है, हमारी लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है, बता दिया मैंने, लेटरल मतलब पार्श्व होता है, जबकि जो हमारा डिक्रीज वाला पार्ट जो है वो है हमारा लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन। ठीक है, इससे अपन क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य। क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य दिशा। ठीक, तो स्टार्टिंग के जो हमने दो बल पढ़े, एक तो बल पढ़ा है कौन सा वाला हमने,
कंप्रेसिव फोर्स पढ़ा है और एक पढ़ा है हमने टेंशन फोर्स। कंप्रेसिव फोर्स और टेंशन फोर्स में यदि अपन डिफरेंस की बात करें कि डिफरेंस क्या होता है, तो डिफरेंस होता है कि टेंशन फोर्स के अंदर तो हम क्या करते हैं, जो फोर्स लगता है वो कैसा लगता है, किस नेचर का लगता है, हमारा टेंशन फोर्स में पुल नेचर करता है, हम उस बॉडी को खींचते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन है वो तो बढ़ेगी, जबकि लेटरल डायमेंशन जो है वो डिक्रीज होगी। सेकंड वन, जो हमारा कंप्रेसिव फोर्स होगा, इसके अंदर क्या होगा कि हम इसके अंदर क्या करेंगे, उसे कंप्रेस करेंगे या फिर उसे पुश करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी जो लेटरल डायमेंशन जो है, जो उसकी पार्श्व वाली जो चीज़ है वो तो क्या होगी, उसकी बढ़ेगी, ठीक है, बढ़ रही है। इसके अंदर देखो आप, ये तो चीज़ बढ़ती जा रही है, जबकि जो उसकी जो लेटरल नहीं लॉन्गिट्यूडिनल जो डायरेक्शन है वो क्या होती जाएगी, उसकी कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये दो चीज़ तो होगी। अब थर्ड वन चीज़ की बात करते हैं, जो हमारा थर्ड जो फोर्स है वो कौन सा है, हमारा शेयर फोर्स। कौन सा फोर्स है, हमारा शेयर फोर्स। शेयर फोर्स के बारे में देखते हैं कि शेयर फोर्स होता क्या है, ठीक है। इन दोनों के अंदर तो आप डिफरेंस याद रखना, ठीक है, कौन सी डायमेंशन इंक्रीज होती है, कौन सी डायमेंशन उसकी बढ़ती है, कौन सी डायमेंशन उसकी कम होती है, इन दोनों के बारे में कुछ पूछा जा सकता है आपके, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन थर्ड, और जो हमारा थर्ड है वो है हमारा शेयर फोर्स। क्या है हमारा शेयर फोर्स। शेयर फोर्स, अब हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, शेयर फोर्स के बारे में डिस्कस, जिसे हम क्या बोलते हैं, कर्तन बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे, कर्तन बल बोलते हैं, ठीक है। तो जो शेयर फोर्स होता है ये भी लगता नेचर कैसा है, हमारा टेंशन वाला नेचर होता है, ठीक है। इसमें भी जो नेचर होगा वो किस टाइप का होगा, हमारा टेंशन नेचर का। दैट मींस यहाँ पे भी क्या होगा, पुल होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, दो सरफेस के अलोंग लगेगा। वो तो क्या हो रहा था, डायरेक्टली एक्सियल लग रहा था, जबकि ये क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए ये मेरा हैंड है और ये मेरी सरफेस है, तो इनके ऊपर जो ये जो फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है, ये कौन सा लग रहा है, हमारा शेयर फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है, शेयर फोर्स लग रहा है। एक जो डायमेंशन होगी वो तो क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगी, और जो दूसरी जो डायमेंशन होगी वो किस साइड जाएगी, हमारी लेफ्ट हैंड साइड, और दूसरी जो डायमेंशन होगी वो किस साइड जाएगी, हमारी राइट हैंड साइड जाएगी, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको एक बहुत अच्छे से एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारी, ठीक है, कि एक दो प्लेट है, ठीक है, ये दो प्लेटें हुई है, ये हमारी दो प्लेट है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने एक क्या लगाया, एक नट बोल्ट लगाया, ठीक है, ये मेरा नट बोल्ट लग गया है, ठीक। कोई भी एक कनेक्शन मैंने दिया है इसको, ये मैंने कनेक्शन दे दिया, और यहाँ पे एक क्या फोर्स लग रहा है, पी फोर्स मैंने अप्लाई किया है, ठीक है। अब फोर्स को जब मैंने अप्लाई किया है, ठीक है, ये भी फोर्स जो लग रहा है, इस फोर्स के अप्लाई होने से कैसे यहाँ पे शेयर जनरेट हो रहा है अपन देखते हैं, ठीक है। यदि यहाँ पे शेयर फोर्स लगेगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि इसकी जो डायमेंशन हो जाएगी वो कैसे हो जाएगी, कुछ इस शेप की हो जाएगी, देखते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हुआ कि जब ये तो हमारा एक प्लेट का कनेक्शन है, जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एक नट लगा हुआ है, एक रिवेट लगा हुआ है या बोल्ट लगा हुआ है, ठीक है। अब शेयर कैसे जनरेट हो रहा है इसके अंदर, जैसे ही यहाँ पे अप्लाइंग लोड हुआ है, वैसे ही क्या हुआ कि इन दोनों प्लेटों के बीच में क्या हुआ, एक शेयर जनरेट हुई। क्या जनरेट हो गया, एक शेयर जनरेट हो गया, जो कि क्या हुआ, जिसकी वजह से क्या हुई, जो हमारी एक प्लेट है वो तो किस साइड मूव करने लगी, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में मूव करने लगी, जबकि जो हमारी जो दूसरी प्लेट थी वो किस साइड मूव करने लगी, हमारी राइट हैंड साइड मूव करने लगी। और इसी तरह का जो बल कहलाता है वो बल कौन सा कहलाता है, हमारा कर्तन बल कहलाता है, ठीक है। ये क्या होता है, पूरी सरफेस पे लगता है, जबकि वो हम जैसे बोल रहे थे कि जो हमारा टेंशन फोर्स होता है वो तो एक्सियल लग रहा था, ठीक है। जैसे कि मैंने मान लिया कि जैसे इस टाइप से मैं खींच रहा हूँ तो ओनली फॉर इसी के अलोंग लग रहा है, जबकि ये क्या पूरी की पूरी सरफेस पे लग रहा है। किस पे लग रहा है, पूरी की पूरी सरफेस पे लग रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि मूवमेंट जो हो रहा है अलोंग लग रहा है। एक जैसे कि एक जो प्लेट है, या जैसे मेरा हैंड और ये सरफेस दे लो, तो जैसे कि यदि मैं इसको ये कर रहा हूँ, इस राइट हैंड साइड जा रहा हूँ, तो जो इसका जो फोर्स लग रहा है, इस बोर्ड का जो फोर्स लग रहा है, जो अपोजिट जो फोर्स लग रहा है वो किस साइड जा रहा है, राइट साइड जा रहा है। वही चीज क्या कहलाती है, हमारी कर्तन बल कहलाती है, या फिर क्या कहलाती है, हमारी शेयर फोर्स कहलाती है, ठीक है। तो अभी हमने जो डिस्कस किया है वो क्या डिस्कस किया है, तीन फोर्स के बारे में डिस्कस किया है। इसको तो हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। एक तो पढ़ा अपन ने टेंशन फोर्स के बारे में डिस्कस किया है, दूसरा पढ़ा अपन ने कंप्रेसिव फोर्स, और थर्ड जो पढ़ा है हमने, कौन सा पढ़ा है हमने, शेयर फोर्स, ठीक है। शेयर फोर्स के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। अब तीनों की जो यूनिट होगी वो न्यूटन होगी, किलो न्यूटन भी बोल सकते हैं, डाइन भी बोल सकते हो। न्यूटन तो अपन उस व्याप पे बोलते हैं कि जो एसआई यूनिट जो होती है उसकी न्यूटन ही हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। न्यूटन हो सकती है, किलो न्यूटन हो सकती है,
फिर उसके बाद भी वो आगे आगे मेगा न्यूटन हो सकती है, गीगा न्यूटन हो सकती है, वो कंटिन्यू आगे बढ़ती हुई जाएगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही इसको रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे कि अब जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके ऊपर जो ये फोर्स अप्लाई हो रहा है, जैसे मैंने बता दिया कि जो फोर्स अप्लाई होगा वो क्या किस नेचर में हो सकता है। नेचर के भी आप पे बोलूं तो या तो वो टेंशन के भी आप पे हो सकता है, या फिर वो कंप्रेशन के भी आप पे हो सकता है, या फिर वो किस भी आप पे हो सकता है हमारा, या फिर वो हो सकता है हमारा शेयर के भी आप पे। ठीक है, और यदि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड की बात करो तो डेड लोड, लाइव लोड, सारे लोड पढ़ ही लिए। ठीक है, अब ये जो लोड अप्लाई हुए हैं उसकी वजह से क्या होगा कि हमने लोड तो अप्लाई कर दिया किसी सॉलिड बॉडी पे, मैंने ये लोड लगा दिया। अब आगे की प्रोसेस क्या होगी कि ये जो सॉलिड बॉडी है ये भी क्या करेगी, इंटरनली क्या करेगी, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। ठीक है, ये भी तो एक चाहिए कि मैं फेल ना हूं। यदि ये फेल हो जाएगी तो फिर तो हमारा फिर मटेरियल, ऐसा कोई मटेरियल ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो स्ट्रेस जनरेट होगी वो हमें क्या पढ़ना है, हमें स्ट्रेस को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हमने इसके डिफॉर्मेशन को पढ़ना है। तो इस क्लास को हम यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेन पढ़ेंगे। देन फिर हम क्या करेंगे, कोई एक मटेरियल लेंगे जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और मटेरियल कौन सा, या तो वो कॉन्क्रीट हुआ या फिर क्या हुआ हमारा स्टील हुआ, उसी के नेचर को पढ़ेंगे और उसी के ऊपर हम क्या करेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करेंगे बाय यूजिंग यूटीएम मशीन, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन का यूज करेंगे, और उसके ब्याप पे हम क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे, उसी के ब्याप पे हम उसके हर नेचर को देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, आपको यदि ये लेक्चर मेरा पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में डालते जाइए। मैं आपको जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा या फिर हमारी टीम जो होगी वो आपको इसका आंसर देगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।